महिला सशक्तिकरण की बात सब कर रहे हैं और उसके लिए बिल भी लाया जा रहा है, लेकिन क्या महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ठीक से प्रयास हो रहे हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी। बबीता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, इस समय महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, नारी वंदन बिल भी आया 23 में, हालांकि अभी तक वो पास नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है किस तरीके का काम फिलहाल अभी महिलाओं को लेकर हो रहा है? देखिए, कोशिश जारी है और कामयाबी भी मिल रही है उसमें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है, पर डिले हुआ है, फिर होगा। पर रहा सवाल महिलाओं के जागरूक होने का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, और तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे चल रहा है। मतलब अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है और महिलाएं आज बढ़ रही हैं आगे। तो जैसा कि हमने एक माहौल देखा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक उनकी योजना भी थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से बहुत काम किया था। मैं कह सकती हूँ 2014 से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल, और अब 2017 से लेकर और अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, महिलाओं के फेवर में अगर कहा जाए तो अद्भुत है। क्योंकि जो माहौल इन्होंने बना के इतने कम समय में महिलाओं को दिया है, और जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज महिलाओं को मिली है, तो मैं इसके लिए दोनों का ही बहुत सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं और बेटियां बढ़ भी रही हैं। तो बहुत अच्छा एक माहौल आज महिलाओं के लिए तैयार है। लेकिन आप राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, महिला संगठन में भी आपने कार्य किया है। कितना महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आना आपको क्या लगता है कितना कठिन है, खासकर पुरुष जहाँ पर गवर्न करते हों पार्टियों को भी, वहाँ पर क्या लगता है वो कितना अभी स्पेस जरूरी है महिला? एक्चुअली ये जो 33% का जो आरक्षण आने वाला था, ये इसीलिए तो आ रहा था महिलाओं की, क्योंकि जब महिलाएं देश की आधी आबादी है, प्रदेश की आधी आबादी है, 150 करोड़ की आबादी जिसमें मानी जाती है, जिसमें 70 करोड़ महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 25 करोड़ की आबादी, जिसमें 12.5 करोड़ महिलाएं। तो उनको क्यों नहीं नेतृत्व करने की उनको वो दी जाती है? क्या उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है? ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक प्लानिंग के तहत महिलाओं को पीछे रखा गया। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कि महिलाओं को हम लाएं, क्योंकि वो आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत का सपना देखते हैं। और जब सपना देखते हैं तो उनको ये पता है कि जब तक आधी आबादी मजबूत नहीं होगी, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक कैसे विकसित भारत हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये प्लानिंग है एक, महिलाओं का आगे ना आने देने का, तो मुझे लगता है कि उसमें अभी फिलहाल तो विपक्ष कामयाब रहा। और पर यह है कि जब आ गया है तो अब होके तो रहेगा। जब एक बार ट्रैक पे है यस, तो हंड्रेड स्टेशन पे परसेंट भी और पहुंचेगी नहीं, मुझे ट्रेन। लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी जरूर, उनका कहीं ना कहीं इसमें दिमाग उनका भी चल रहा होगा कि भाई उनको वो और क्या इसमें कर सकते हैं, जो ही होगा तो होगा। तो सही कहते ना कि दिन देरी है पर अंधेरी नहीं है। जैसा अभी तक इतना साल, लगभग 93 साल संविधान को बने हुए हो गए, जी। और तब से लेके और आज तक भी महिलाओं को कभी सामने आने ही दिया। उनको चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, कभी नेतृत्व करने ही नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि जब हम विकसित भारत, विकसित परिवार, विकसित समाज का भी अगर सपना देखते हैं, तो महिलाएं अगर पीछे रहेंगी तो कैसे संभव है? नहीं हो सकता। जब तक निर्णायक भूमिका में महिला नहीं आएगी, चाहे वो परिवार की बात करें चाहे देश की बात करें, तब तक विकास नहीं हो सकता। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं आप। पिछले 2 साल आपको लगभग होने जा रहा है। 2 साल की अगर हम बात करें तो किस तरीके की महिलाएं आपके पास आईं, किस तरीके की मदद की बात होती है? आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास? देखिए, अगर आंकड़ों से बात की जाए तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा के ही आंकड़े सबसे ज्यादा बैठेंगे। अच्छा, घरेलू हिंसा भी ना अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उसका उसका सिर्फ एक ही विषय है कि इसको लेके घरेलू हिंसा होती है या जो भी है। अब छोटी छोटी बातों पे भी घरेलू हिंसाएं हो जाती हैं। कभी कभी दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग से भी घरेलू हिंसाएं हो जाती हैं। कभी ईगो प्रॉब्लम इतनी होती है कि उससे भी घरेलू हिंसाएं हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा में मेन है। बाकी तो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अब आज हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिनको हम कंट्रोल भी कर पा रहे हैं आराम से, कुछ ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा वाले भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको हम
अपने लेवल पे ही हम निमटवा भी देते हैं उनमें से। 2 साल में कितने लगभग, अभी अगर मोटे तौर पर हम बात करें, एक रफ आइडिया अगर आप हमें देना चाहें? देखिए 2 साल का तो ऐसा अभी मैंने नहीं निकाला, पर मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम 250-300 एप्लीकेशन रोज हमारे ऑफिस में होती हैं। और उसके हिसाब से अब क्या है कि एप्लीकेशन कुछ इस टाइप की होती है, जैसे कि अब हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारी मेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो कई बार तीनों से एक ही एप्लीकेशन आ गई है ना। तो पर यह है कि जितना भी है हमारा आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हमारा महिला आयोग में 100% निस्तारण है। किसी भी जिले में कोई महिला आयोग का केस पेंडिंग नहीं है, हमारे ऑफिस में कोई पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग है तो वो है या तो वो कोर्ट में है, लोग समझ नहीं पाते, तो क्योंकि उसमें महिला आयोग कुछ नहीं कर सकता, या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा कहीं भी। लेकिन तो एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि आपको ने भी अगर इस पे गौर किया हो कि पिछले कुछ समय पे फ्रॉड या फॉल्स केसेस की अगर हम बात करें, फ्रॉड तो नहीं कहा जाएगा उसको, फॉल्स केसेस की बात करें कि शिकायत झूठी ज़्यादातर होती हैं, तो क्या ये भी एक, अगर हम महिलाओं की बात करें तो साथ साथ पुरुषों की भी बात की जा सकती है, डेफिनेटली तो क्या लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है रोक लगनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर एनसीआर, बहुत ही जो बड़े शहर है उसमें ये भी बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। देखिए मैं अपने अगर आयोग की मैं बात करती हूँ, तो आपने कहा कि पुरुषों की भी बात की जाए, मैं कभी ये कहती नहीं कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए आयोग है, मैं कहती हूँ ये परिवार का आयोग है। क्योंकि महिलाएं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि महिला या पुरुष एक ही है और एक से ही सारा काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को हम सुनते हैं तो हम पुरुषों को भी सुनते हैं, क्योंकि अगर कोई महिला आई है तो जरूरी नहीं है कि वही सही होगी बिल्कुल। और पुरुष 100% गलत होगा। इसलिए हम पुरुषों को भी बुलाते हैं, और उनके अगर पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत है तो हम उनको भी बुलाते हैं। इसी आधार पर हम कोई भी डिसीजन करते हैं। तो मैं अपनी अपनी जो मेरी कार्यशैली है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर पा रही हूँ वो बिल्कुल एकदम न्यायपूर्ण तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारे मैं निर्णय कर पा रही हूँ। तो मैं इसलिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं मैं ये कहूँ कि नहीं सिर्फ यहाँ महिलाओं की सुनी जाती है, महिला आयोग है तो ये नहीं, ये मेरा फैमिली आयोग है और मैं सबकी सुनती हूँ और उसी के आधार पर इसको निर्णय लेती हूँ। एज अ वुमेन अगर हम बात करें तो क्या लगता है सोसाइटी कहीं ना कहीं आज भी डोमिनेटिंग है महिलाओं को आगे बढ़ने से? खासकर जॉब की अगर हम बात करें तो एक एनसीआर मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो छोटे से कस्बे या छोटे शहरों में आज भी महिलाओं को समस्या है कहीं ना कहीं नौकरी करने को लेकर। कहीं नहीं है, बहुत आसान नहीं है अभी महिलाओं के लिए रास्ते। वो जॉब में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे जहाँ भी है, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैं ये बताऊँ, महिलाओं को डबल संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं बहुत ईमानदारी से मेहनत करती हैं, और जब वो मेहनत करती हैं और फिर उनको उनके परिणाम नहीं मिलते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो लेकिन यही है कि टाइम तो आएगा, पर शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तो यही हाल पॉलिटिकल उसमें भी है कि महिलाओं हाँ को थोड़ा सा नेचुरली, देखिए स्पेस मैंने क्या देने कहा, में। जब तक निर्णायक भूमिका में महिलाएं नहीं आएंगी, जब महिला निर्णायक भूमिका होंगी तो महिलाओं के लिए सोचेगी। अभी पुरुष हैं तो वो पुरुषों के लिए सोचते हैं। अगर ऐसा होता तो देश की आधी आबादी है 33% के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में, और उसके बाद उन्होंने इतनी भावुक अपील की। क्योंकि मैंने कहा था, मैं अभी भी कहती हूँ कि महिलाएं किसी देश, किसी संगठन की नहीं है, किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी में ऐसा नहीं है, किसी परिवार में ऐसा नहीं है, महिलाएं सबकी हैं और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं तो किसी दूसरी पार्टी में भी हैं, अगर कहीं अपने परिवारों में है तो परिवारों में भी सब में महिला। तो महिलाओं के बगैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जब देश की आधी आबादी है और आप उनको, उनके लिए 33% पे भी इतना उपद्रव मचाए हुए हो। अरे भाई, इतने साल पहले तुम्हें तो 50% वैसे ही कर देना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी पर जब आए थे तो तब एक महिला और एक पुरुष ही आए थे, और अब जब वो आए थे तो फिर तुम्हें तो उतना नंबर इतना चेंज क्यों? होता चला जा रहा है। हाँ, तो क्यों नंबर चेंज हो रहा है? क्यों हो आज रहा भी है? लड़का चाहिए। हाँ, तो क्यों? ये क्या क्या है ये सिर्फ एक घटिया मानसिकता को दर्शाता है कि जब लड़के जैसी बात करते हैं। पर मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, हर चीज़ का दिन आता है, हर चीज़ का समय आता है। महिलाओं ने बहुत स्ट्रगल किया है और महिलाओं ने अपने आप को प्रूफ भी किया है। तो महिला, और जब जिस दिन महिलाएं निर्णायक भूमिका में आएंगी उस दिन महिलाओं का भी उत्थान होगा और देश का भी उत्थान होगा, मैं कहती हूँ। क्योंकि जितनी ईमानदारी और जितनी मेहनत से महिलाएं काम करती हैं, इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत से काम पुरुष कर ही नहीं सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि महिलाओं को ऐसा नहीं है कि कोई कोई मैं कंपटीशन करा रही हूँ महिला या पुरुष का, लेकिन मैं कहती हूँ कि महिलाओं में कार्य करने की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। महिलाएं अपना बहुत कहना चाहिए 100 से भी ज़्यादा अगर कोई परसेंट होता है तो उसको वो देती हैं, क्योंकि जहाँ होती है वो निष्ठा से काम करती हैं और वो एक टाइम में इतने काम कर सकती हैं। आपने देखा होगा
कि अगर महिलाएं नौकरी भी करती हैं, महिलाएं घर भी चलाती हैं, अब पुरुष अकेला अगर नौकरी कर रहा होगा तो वो नौकरी करेगा, कोशिश करेगा, उम्मीद करेगा कि घर में अगर उसकी वाइफ है वो नौकरी भी करती है तो चाय बना के वही दे। ये मानसिकता पुरुषों की, तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आएंगी, महिलाएं भी आगे आएंगी, तो इसमें कोई आप बात नहीं। संगठन में भी आपने काम किया, आप आगरा से आती हैं, एज अ वुमेन आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं, मुझे संघर्ष क्यों नहीं करना पड़ा? देखिए, इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का, अपने संगठन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें मिली। अच्छा, उसका रीज़न भी एक ये है कि आप अगर मेरा पूरा पिछला भी बायोडेटा देखोगे, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी अगर मेरा बायोडेटा देखोगे, तो मैं एक तरह से ये कह सकती हूँ कि कभी वो बचपन वाली जो एक अच्छी कि भाई एक ऐसे ज़िंदगी जीते हैं एक मौज मस्ती वाली, वो तो कभी जी नहीं उस तरह से। क्योंकि मैंने हर काम को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है, चाहे तो वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो सामाजिक काम है, और चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने, अगर मैं राजनीति में भी हूँ ना, तो राजनीति में भी मेरा काम बोलता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को कोई मुझसे कोई विशेष लगाव रहा या कोई विशेष मुझे ऐसी कोई चीज़ मिली या कुछ ऐसा, पर मेरा मेरा काम बोलता है, क्योंकि मैंने काम उस लेवल के किए हैं। मैं इससे पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थी, मैं इसके बाद फिर अभी भी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा में थी, पर मैंने काम बहुत किए, बहुत काम किए मैंने। और अब अगर आप देख रहे हैं तो आयोग को भी लोग सुनते हैं। आयोग के लोगों में आयोग को जानने की लोगों में उत्सुकता है बिल्कुल। कि ऐसी कौन सी अध्यक्ष है जो इस तरह के काम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें भी इतिहास बना दिए। जिन मुद्दों का आज तक कोई छू नहीं पाया, उन मुद्दों को मैंने, उन सारे आदेशों को जाके जारी करा दिया। और मुझे खुशी तो तब हुई कि जब जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका मतलब मुझे लगता है कि गारंटी है कि मैं अच्छे काम कुछ कर रही हूँ। अच्छा, तो आप पुरुषों की, आपने कहा कि आप पुरुषों की भी सुनती हैं और परिवार आयोग वाला है, तो कई बार निर्णय ऐसे भी हो जाते होंगे कि महिला संतुष्ट नहीं होती होगी, जो शिकायत करता है, जो आती होंगी, आपके फैसलों से कई बार संतुष्टि हाँ नहीं हाँ, जाहिर होता करती है। होंगे। एक आई थी महिला, बोली, वो मैं आए तो उसके बुलाया, मुझे 100% लगा ये महिला गलत है, और वो सही तो कहती, बोली मैं कहूंगी कि जाके पुरुषों का आयोग है। अच्छा। मैंने कहा तुम बिल्कुल खड़ी होकर कहो, मैं मीडिया वालों को बुला देती हूँ अभी। मैंने अच्छा, कहा उनके पुरुषों का सामने आयोग कहो है कि ये ये। पुरुषों का आयोग है। मैंने कहा कम से कम लोगों को ये पता तो चले कि यहाँ जो भी होता है वो फेयर होता है काम। हाँ, बहुत यहाँ, चर्चा होती है पुरुष आयोग बनाने की हाँ, वैसे। तो मैंने कहा यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता कि जिसमें सिर्फ पट्टी बांध ली आंखों पे और जो भी है कोई, क्यों पुरुष किसी के घर के नहीं होते क्या? मैं हमेशा कहती हूँ, जिस घर में भाई है उस घर में बहन है, जिस घर में माँ है उस घर में पिता है, जिस घर में पति है उस घर में पत्नी है, और जिस घर में बेटी है उस घर में बेटा भी है। अगर बेटी किसी की रोती है तो उसके बाप को भी तकलीफ होती है, अगर बहन किसी को कोई परेशानी होती है तो भाई को भी तकलीफ होती है। तो ऐसा थोड़ी है, या तो आपको कोई सड़क चलते कोई लड़का कुछ बदतमीजी कर रहा है, ठीक कुछ है। कर रहा है, तो समझ में आती है। बाकी आंखों पे पट्टी बांध कर मैं ये कह दूं कि नहीं साहब तुम बिल्कुल सही हो, तो क्योंकि ये हाँ, एक महिला महिला आयोग में आई आयोग हो है तो तुम सही हो, आप ही तो सही ऐसा हैं। नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है। अच्छा, आप यहाँ की कुर्सी भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, तो आप कैसे तालमेल बैठा रही हैं? ये ईश्वर की कृपा है। ये ईश्वर की कृपा है, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है। और मैं तो यही कहूँगी कि एक पति के रूप में, एक फादर के रूप में, और एक बेटे के रूप में भी बहुत अच्छे इंसान है। मतलब मैं तो सच कहती हूँ कि सोचती हूँ कि नज़र ना लग जाए कि भगवान ऐसे लोग कभी कभी पैदा करता है, जबकि वो खुद में अपने आप में इतने वैल्यूबल हैं कि मतलब मैं क्या ही कहूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो भी हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि शादी के बाद तो जो भी कुछ होता है वो पति का ही सपोर्ट होता है। हालांकि मुझे बचपन में मेरे फादर का भी बहुत सपोर्ट मिला, और फादर का सपोर्ट मिला इसलिए मैं यहाँ तक भी पहुँच पाई, क्योंकि बचपन से तो उन्होंने मोटिवेट किया बिल्कुल। ना मुझे। तो लेकिन शादी के बाद जो मुझे, पूरी फैमिली का ही वैसे तो, पर जो मुझे जितेंद्र जी का साथ मिला है अल्टीमेट, मतलब हर चीज़ में, इसलिए मैं बहुत अच्छे और बहुत सुलभ तरीके से राजनीति कर पाई और अपना 100% एफर्ट्स उसमें डाल पाई, और वैसे ही आज मैं आयोग में हाँ, भी क्योंकि काम कर रही राजनीति में महिलाओं का आना, और आदमी एक थोड़ा सा उसकी दृष्टि बदलती है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि शादीशुदा महिलाओं का राजनीति में काम करना, पॉलिटिकली एक्टिव रहना, ये भी कहीं ना कहीं एक हूँ। सवालों देखिए, घेरे ऐसा तो बना कोई रहता है चैलेंज लोगों नहीं को। है, कोई दृष्टि वृष्टि नहीं होती है, मैं तो आपको सच बताऊँ, ये तो सिर्फ बकवास वाली बातें हैं। पर हाँ, ये चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया ना, अभी महिलाओं के हाथ में है क्या? कुछ भी तो नहीं है ना। अभी तो लेने वाली स्थिति में है, देने वाली में आएंगे देने तब पता चलेगा। तो अब जब लेना है तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है, पर यह है कि सुनते भी हैं
और काम होते भी, अगर नहीं होते तो इतनी भी महिलाएं कैसे बढ़ जाती बताओ आप। ठीक बात है, प्रधानमंत्री अगर रहे, देखा जाए तो आज भी, अगर लोकसभा भारतीय अध्यक्ष भी जनता रहे, पार्टी की अभी बात हाँ की जाए यहाँ तो पे आज भी भी हैं 14 कुछ महिलाएं महिला। अभी राज्यसभा में और वहां है, तो कैसे बढ़ जाती है अगर नहीं होता तो होता है। पर महिलाओं में भी थोड़ा सा कहना चाहिए ना, वो वाली क्वालिटी और वो सब चीजें दिखनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर, क्योंकि नेतृत्व करना भी कोई मजाक बात तो नहीं है। नेतृत्व क्षमताएं महिलाओं में बहुत हैं, पर क्योंकि उनको मौका नहीं दिया मौका गया नहीं, तो वो अपनी कभी निकाल भी नहीं पाई, कभी दिखा भी नहीं हाँ पाई, एबिलिटी आप नहीं दिखा है नहीं ना। पाएंगे तो तो। ये ऐसा है। बट ये है कि अब मिल भी रहा है मौका, ऐसा नहीं है। अभी आप अगर पंचायत के चुनावों में देखोगे तो आप 50% से भी ज़्यादा है बिल्कुल। और महिलाएं पहुंच रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तो मैं कहूँगी कोशिश भी थी कि पंचायत से पार्लियामेंट तक महिलाओं को देखना चाहते थे। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ, आज हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बढ़ाने में, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में, महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए हर दिन, आपको पता होगा जैसे मिशन शक्ति कार्यक्रम चलते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही योजना है, लगातार 5 सालों से चल रही है। और जब भी आती है तभी उसमें कुछ ना कुछ नया लेके आती है। तो मैं तो कहूँगी कि उत्तर प्रदेश की जिसकी हालत इतनी ख़राब थी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुधार किया है वो अल्टीमेट है। इतने बिगड़े हुए राज्य को और इतना सुधार देना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहूँगी कि सब महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली हैं, चाहे केंद्र है चाहे प्रदेश है, दोनों में बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है महिलाओं को बढ़ने के लिए। तो उनको भी बढ़ना चाहिए, बढ़ाने की कोशिश की पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर से। एक आखिरी सवाल है पिताजी जी। कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो नैरेटिव एक देश में बना हुआ है कि पुरुष प्रधान, उसको चेंज करने के लिए अभी क्या लगता है कि कितना काम बाकी है और क्या होना चाहिए जिससे ये थोड़ा सा नैरेटिव चेंज हो? 33% तो ये तो बड़ी बात आ जाएगी एक हाँ मोटे तौर पर, क्योंकि जब तक परिवार में या नीचे लेवल पे इन चीज़ों का बदलाव नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, अगर ऊपर ऊपर से बदलेगा तो नीचे अपने आप बदल जाएगा, समझ गए। आज महिलाओं का, अगर मैं अपने आयोग की बात करूं तो मैं आज आपको गर्व से कह सकती हूँ ये बात कि आज घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो बेचारी झाड़ू पोछा वो करती हैं, उनको भी पता है कि अगर हम समस्या अपनी आयोग में लेके जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। इस लेवल तक आयोग काम कर रहा है। वैसे ही है कि जब नेतृत्व बड़े लेवल पर होगा, नेतृत्व महिलाएं कर रही होंगी, तो उन महिलाओं को भी ये लगेगा यार हमारी बात सुनने के लिए भी कोई है और हम अपनी बात को रख सकते हैं किसी के सामने ना। अभी तो उनको भी लगता है कि मान लो उधर तो पुरुष उनको घर में ही परेशान किए हुए हैं, बाहर जाकर बात रखी तो पता नहीं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाता है। पर ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बहुत बदल रही हैं, अब घरों में भी वो वाली बात नहीं है। बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड हैं, बहुत सपोर्टिंग बच्चे भी होते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। पर क्योंकि अब मैं कह सकती हूँ कि आबादी बहुत है उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे टाइम लगेगा पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक, यस। शुक्रिया। तो आपने सुना बबीता चौहान जी को, जिनका मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही काम हो रहे हैं, खासकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और अगर उसके बाद भी कोई महिला संघर्ष में है और कष्ट में है तो उसके लिए महिला आयोग मौजूद है। जितेश अवस्थी।